हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज एंड टीचिंग करवाऊंगी। इस बुक में टोटल 3 ब्लॉक्स हैं और हर एक ब्लॉक में 4 यूनिट्स गिवन हैं। आज हम इसकी ब्लॉक की फर्स्ट यूनिट करेंगे। ब्लॉक 1 है नोइंग द लर्नर। इसका फर्स्ट यूनिट है लैंग्वेज लर्नर। तो आज हम यही यूनिट स्टार्ट करेंगे। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और BEGS 185 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जिसमें आपको इसकी सारी वीडियोस मिल जाया करेंगी। आज इसकी फर्स्ट क्लास है ये। सो यूनिट स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज लर्नर। ये देखिए गाइज, ये है लैंग्वेज लर्नर यूनिट 1 और यहाँ से है आपके टॉपिक स्टार्ट। पहले तो थोड़ा सा मैं आपको ना इंट्रो में बताती हूँ, फिर उसके बाद में हम इसकी चेक योर प्रोग्रेस अटेम्प्ट करेंगे। और देखिए, मैं आपको ना सबको यही चीज़ बोलूँगी कि जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है, अगर आपके पास में इग्नू की बुक्स हैं तो उनसे पढ़िए, क्योंकि इनका मटेरियल अच्छा है और एग्ज़ाम में मार्क्स मुझे लगता है कि इससे ही आते हैं। क्योंकि अगर आप 10 ईयर या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं ना, तो उसमें इतने ज़्यादा स्कोर नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। बाकी अगर टाइम नहीं है, ज़्यादा नहीं पढ़ा जा सकता, तो आप फिर 10 ईयर्स पे भी जाइए, वो भी स्कोरिंग है। अब देखिए, पर्सनल एंड यूनिक क्वालिटी ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग ये है कि कुछ पर्सनल होती है और कुछ यूनिक क्वालिटी होती है लर्निंग की। मतलब कि हम ना बर्थ से लेके टिल डेथ कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। फिर चाहे बुक्स की बात आए, चाहे सोसाइटी की बात आए, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे आपका कोई अपना इंसान हो, मतलब कोई भी हो ना, आपको कोई ना कोई सब चीज़ें हर किसी से सीखने को मिलती ही मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे जो लर्निंग की बात हो रही है ना, वो अकेडमिक्स लेवल पे बात है। इस पूरी यूनिट में आपको वही चीज़ें समझाई गई हैं। Learning is an individual process, even if there is a class of 30 receiving the same lesson based on the same textbook and monitored by the same test. Each child's learning a unique process. यहाँ पे आपको क्या बता रखा है, जो लर्निंग है ना वो इंडिविजुअल्स प्रोसेस है, मतलब हर एक का अपना अपना तरीका होता है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको कि सपोज एक क्लास है 30 स्टूडेंट्स की और जिनको सेम लेसन, सेम लेक्चर, सेम टीचर, सेम टेक्स्ट बुक से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी सबके मार्क्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिलती है। कोई टॉपर बन जाता है, कोई फेल भी हो जाता है, किसी के मार्क्स बहुत कम आते हैं, कोई ऑन एन एवरेज बच्चा रहता है। तो ये चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो ये हर एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करती है कि उसने कितना पढ़ा है और कितना चीज़ों को समझा है। Schools and classes within them may be large, but it is the progress of the individual shown in the report card that children and parents are interested in. Even our mass education system, with the several lakhs appearing for a board examination, each answer script is evaluated separately. अब यहाँ पे यही आपको समझा रखा है कि हर किसी का लर्निंग का तरीका अलग होता है, हर किसी का लर्निंग का प्रोसेस अलग होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना, वो मास कम्युनिकेशन करते हैं, मास एजुकेशन होता है, जहाँ पे बल्क में स्टूडेंट्स एक एग्ज़ाम को देते हैं। फॉर एग्जांपल CBSE बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे 10th और 12th के बोर्ड्स हुआ करते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ ही एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन जो सबकी आंसर शीट होती है वो बिल्कुल सेपरेट होती है। लिखने का तरीका, आंसर राइटिंग, आंसर्स को प्रेजेंट करना, सबने पढ़ा एक ही चीज़ होती है। मानिए कि इस बुक का आपका एग्ज़ाम है, तो पूरी जितने भी आपके साथ के बच्चे हैं वो सब पढ़ के तो यही बुक जाएंगे ना, लेकिन सबका आंसर लिखने का तरीका और जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो सबकी अलग अलग होती है। इसलिए जो आंसर शीट्स होती हैं उनको भी सेपरेट बेसिस पे चेक किया जाता है। अदरवाइज एग्जाम में क्वेश्चन भी सेम आते हैं, सब्जेक्ट भी सेम रहता है, इवन बुक्स भी सेम रहती हैं, फिर भी एग्जामिनर को अलग अलग बच्चे को एग्जामिन करना पड़ता है। Various personal qualities of the child will affect this process of learning और uptake for a lesson। जो हर किसी की अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, किसी को एक सिंगल गो में चीज़ें समझ आती है, किसी को बार बार भी रिपीट कर लो समझ में नहीं आता। कोई ऐसे भी होते हैं जो लिख कर लर्न करता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको सुनकर ही चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये सबका अपना अपना एक प्रोसेस होता है और डिफरेंट तरीका होता है सबका कि किस तरीके से उसे पढ़ना है और किस तरीके से नहीं पढ़ना है। और यही चीज़ें, जो यही एक्टिविटीज़ होती हैं, यही जो पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं, इसी से जो भी आपका लेसन है, जो भी आपकी मार्कशीट है, जो भी आपका करियर है, उस पर इसी से अफेक्ट आता है, अच्छा और बुरा।
A recognition of this uniqueness, which means diversity in class, is central to the approach to a curriculum and learning. One of the major challenge facing the teacher is to adapt the standard or common material in the textbook to suit the qualities or need of varied learners. देखिए अब क्लास में क्या है, वैरायटी होती है 30 to 35 स्टूडेंट्स की, कहीं पे 40-50 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक अप्रॉक्स आइडिया दे रही हूँ कि सपोज 30 स्टूडेंट्स का एक बैच है, उसमें टीचर को ना एक ही टॉपिक पढ़ाना है, लेकिन अब वो टीचर के ऊपर है कि वो उस टॉपिक को किस तरीके से कवर करवाए, क्योंकि टीचर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें उस टॉपिक को ईजी से ईजी और टफ से टफ वे में समझाना है, क्योंकि जो बहुत जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता उनको चीज़ें ईजी वे में समझ आती है, और जिनको चीज़ें काफ़ी हद तक आ चुकी होती है तो उनको फिर उसमें एडवांस प्रैक्टिस चाहिए होती है। सो एक टीचर के ऊपर इतने 30 स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसमें उनको टैकल करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। सो यही चीज़ें इसमें बता रखी हैं कि जो लैंग्वेज लर्नर है वो किस तरीके से होते हैं। अब यहाँ पे देखिए चेक योर प्रोग्रेस 1 का क्वेश्चन आपको गिवन है, व्हाट इज़ रेडीनेस, व्हाट आर द वेज इन विच दिस फैक्टर कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली बाय द टीचर इन द लर्निंग प्रोसेस। रेडीनेस क्या होता है और किस किस फैक्टर से जो टीचर है ना वो जो लर्निंग प्रोसेस है बच्चों का उस पर मतलब इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 1 करवा देती हूँ, उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिलेगा पेज नंबर 20 पर, इसका आंसर है। गाइस क्वेश्चन दे रखा है, देखिए आपकी जो ये यूनिट खत्म होगी ना उसके लास्ट में बुक में हिंट टू चेक योर प्रोग्रेस दे रखे हैं, जहाँ पे आपको कुछ आइडियाज़ दे रखे होते हैं कि आप अपने आंसर को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वहीं से मैं आपको ये चीज़ करवा रही हूँ। इसमें आप अपनी लैंग्वेज में और आंसर को ऐड करके काफ़ी बड़ा बना सकते हैं, और जो पॉइंट्स मैंने अभी समझाए और आगे समझाऊंगी उनको भी आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। सो मेन पॉइंट जो इसका है वो है रेडीनेस। क्या होता है, रेफर्स टू द रिसेप्टिविटी ऑफ अ लर्नर इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट टू लर्न अ न्यू आइटम्स। अब जो नई चीज़ें हैं, नया लेसन है, नया पॉइंट है, ये सीखने का ना सबकी अपनी अपनी एबिलिटी होती है। एज आई टोल्ड कि कुछ लोगों को जल्दी समझ आता है, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, सबका एक वे ऑफ एटीट्यूड होता है। यहाँ पे इसको नेगेटिव सेंस में मत काउंट करिएगा। और एक इंटरेस्ट होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट फेवरेट होता है तो उसे उसकी टफ से टफ चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं। किसी को कोई टॉपिक बहुत टफ लगता है तो उसमें कुछ ईजी सा भी आता है तो माइंड यही कहता है कि ये भी टफ ही होगा। तो ये चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। ऑल ऑफ अस हैव had experience of some students finding a particular topic difficult. This is because there is a mismatch between the teaching plan or a particular topic and the student's ability to assimilate and understand it. अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ बता रखी है, कई बार आपने ना ये वर्ड बहुत सारे स्टूडेंट से सुना होगा कि ये टॉपिक डिफ़िकल्ट है, ये बुक डिफ़िकल्ट है, ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है। तो ये चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, या तो जो टीचिंग प्लान होता है, एक कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसको समझाने का तरीका टीचर का एक स्टूडेंट से मिसमैच हो जाए, मतलब कि जो टीचर समझाना चाह रहा है वो बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा हो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि टीचर ने अपना बेस्ट दिया हो लेकिन फिर भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो। सेकेंड सिचुएशन ये हो सकती है कि जो स्टूडेंट है उसकी एबिलिटीज़ जो है वो मिसमैच हो रही हो। मिसमैच का मतलब हो सकता है कि वो स्लो लर्नर हो, टीचर ने ये बहुत फास्ट समझा दिया हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। या फिर उस इंसान का इंटरेस्ट ही ना हो उस चीज़ को सुनने में, समझने में। तो ये होता है कि बच्चे के ऊपर डिपेंड करती हैं ये चीज़ें। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, इन अदर वर्ड सम स्टूडेंट्स लैक रेडीनेस फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक नॉट बिकॉज ऑफ लो लर्निंग कैपेसिटी बट बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द टॉपिक। और नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि टीचर्स जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छा या उस पॉइंट से रिलेटेड इफेक्टिव एग्जाम्पल दे के नहीं समझा पाते। मतलब वो समझाना तो चाहते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होते जिसकी हेल्प से वो बच्चे को वो चीज़ें समझा दे। तो ये जो 3-4 वजह हैं जिसकी वजह से लर्निंग में स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। A student who show lack of relevant knowledge in any subject must be given specific planned help. This will allow him to catch up with the others. मतलब कि अब जैसे ये डिफ़िकल्टी समझ में आ गई, प्रॉब्लम है, ये चीज़ समझ में आ गई, तो उसका फिर आपको सोल्यूशन निकालना चाहिए। या तो सोल्यूशन ये हो सकता है कि उस बच्चे को दोबारा से उन चीज़ों को थोड़े अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाए। मानिए किसी को ज़्यादा फास्ट वे में नहीं समझ में आया तो आपने उसे स्लो करके समझा दी चीज़ें, एक एक करके 1 by 1 टॉपिक्स को क्लियर
कर दिया। हो सकता है कि बच्चे को भी थोड़ी सी अपने एफर्ट्स देने पड़े और उन टॉपिक्स को दोबारा से वो रीड करे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे यही चीज़ आपको बता रखी है कि इसमें आप किस तरीके से उसका सोल्यूशन निकालेंगे। इफ़ सफिशिएंट हेल्प इज़ प्रोवाइडेड बिफोर अ टॉपिक इज टॉट, आ स्टूडेंट रेडीनेस प्रॉब्लम माइट स्लोली डिसअपीयर। और अगर ये चीज़ को कंटिन्यू किया जाए, इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाए और स्टूडेंट की जो ये डिसेबिलिटी है इस चीज़ को समझा जाए, तो हो सकता है कि धीरे धीरे उनको ये टॉपिक या जो प्रॉब्लम है, जो रेडीनेस की प्रॉब्लम है ना, वो चीज़ से धीरे धीरे वो कम होने लग जाए। तो इस तरीके से आप इस आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे ये हो गया आपका आंसर 1। सेकेंड क्वेश्चन आता है, रेडीनेस इज नॉट फिक्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चाइल्ड। डिस्कस द स्टेटमेंट द लाइट ऑफ व्हाट यू हैव रीड इन द यूनिट एंड अंडरस्टूड फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। देखिए जो रेडीनेस है ना, ये कोई फिक्स कैरेक्टरिस्टिक नहीं है चाइल्ड की। तो ये मैंने आपको फर्स्ट आंसर में बताया कि जिसमें जो भी डिफिकल्टीज़ हैं, जो भी लर्निंग में, पढ़ने में जो दिक्कत है, हर किसी की अपनी एक पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पॉसिबल है। तो इसलिए जो रेडीनेस है ना, ये कोई फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि किसी को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो बचपन से लेकर टिल डेथ तक वो कभी कुछ समझ ही नहीं पाएगा। ऐसा भी नहीं होता। कई ऐसे भी आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे लोग जिनका स्टार्टिंग बहुत बेकार होता है लेकिन एंड वो काफ़ी अच्छा करते हैं। स्लो लर्नर्स होते हैं लेकिन फिर भी कंसिस्टेंट रहते हैं, तो जिसकी वजह से उनका स्कोर अच्छा हो जाता है और लाइफ में वो कुछ बहुत अच्छा अचीव कर लेते हैं। तो ये कोई फिक्स कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इस आंसर के लिए आपको यहाँ पे पेज नंबर पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इन पॉइंट्स को आप सबको यहाँ तक पूरा कंबाइन करके इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स रेडीनेस टू एंगेज विद द न्यू टॉपिक। अब all of us have had an experience as a student in school of finding certain topics taken up in a class difficult. The basic ideas did not make sense, the explanation did not help and we could not handle the practice exercise or problems. मतलब कि जब एज अ स्टूडेंट जब हम रहते हैं ना, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, तो हम सब ने ना ये डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है कि कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट, कोई चैप्टर आपको बहुत टफ लगा और आपको समझ में नहीं आया। अब हो सकता है कि उसका जो सेंस है ना वो अच्छा नहीं हो, मतलब जो लैंग्वेज है, जो वर्डिंग है वो ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकता है आपको उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं मिली हो, जिससे भी आपने समझा हो, चाहे आपके टीचर हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, तो उन्होंने जो चीज़ एक्सप्लेन करी वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग सही नहीं थी, आपको समझने में दिक्कत हुई, या फिर जो भी टॉपिक की सेंसिटिविटी थी वो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक्सरसाइज हो सकती है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया लेकिन आप एक्सरसाइज को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। हो सकता है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से यहाँ तक का पूरा समझा दिया और देन आई सेड कि आपको ना ये एक्सरसाइज खुद से करनी है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई हो। पॉसिबिलिटीज़ तो इस बात की भी हैं कि मैंने इतना बोला और वो भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें ना सबको फेस करनी पड़ती हैं। In some cases, a sensitive and resourceful teachers had provided special help in various ways to help learners overcome such difficulties fairly quickly so that they could keep up with the others. तो इसमें टीचर एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं कि वो चीज़ों को समझाने में, स्टूडेंट के लिए ईजी बनाने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन द, अब यहाँ पे आपको क्या बता रखा है कि कुछ ना क्लासेस जो होती है ना वो लेस हैप्पी केसेस होते हैं, मतलब कि बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आती, प्रॉब्लम्स पे ओवरकम नहीं कर पाते। तो इसकी वजह सिर्फ इतनी ही हो सकती है कि जो मिसमैच हो गया, टीचिंग प्लान या फिर जो टॉपिक था उसके लिए जो प्रॉपर नॉलेज दे रखी थी तो वो इनफ नहीं थी, उसके लिए आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जितना आपको डेटा गिवन होता है, जितना आपके पास में मटेरियल है वो इनफ नहीं है, आपको कुछ और पॉइंट्स को ऐड करना पड़ता है, कुछ और बुक्स को प्रेफर करना पड़ता है, उसके बाद में आपको वो टॉपिक जाके क्लियर होता है। मैनी लर्नर्स आर नॉट रेडी फॉर द गिवन लेसन इफ़ दे डू नॉट लर्न एज एक्सपेक्टेड। अब जैसे मानिए आपने कोई ना बुक, आपकी फर्स्ट क्लास है और आपकी, मानिए ये आपकी फर्स्ट क्लास है और इसमें मैंने जो टॉपिक समझाया वो आपको समझ में नहीं आया। जैसे कि मानिए ये बुक आपकी फ़र्स्ट क्लास है और इसका आज हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो मेरी वर्डिंग है या फिर जो मैंने अंडरलाइन किया है या फिर जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा, बहुत को बोरिंग लग रहा होगा, बहुत को डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। तो सबकी अपनी एक पर्सनल वजह हो सकती है जिससे आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया। तो आपका माइंडसेट में भी ये बन जाए कि ये जो बुक है या ये जो यूनिट है ये बहुत टफ है और हमें इसको स्किप कर देना चाहिए। पॉसिबिलिटीज़ हैं ये चीज़ की। तो यही चीज़ यहाँ पे एक लर्नर का बता रखा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस inadequate preparation and not because of low learning capacity। तो ये क्या चीज़ है कि आप ना जो सिचुएशन है, मतलब जो आपको चैप्टर दे रखा है या ये चीज़, देखिए इसका एक सोल्यूशन है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लगा या आपको समझ में नहीं आया, तो वजह कुछ भी हो सकती हो, लेकिन लॉस आपका ही होगा कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो इसका सोल्यूशन एक तो ये है कि आप इसको दोबारा से समझें, एक सोल्यूशन ये है कि आप पहले खुद से पढ़ें और जितना आप मैक्स टू मैक्स इस चीज़ को, कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं उतना कर
सकते हैं। तो ये चीज़ होती नहीं है, इसकी जगह पे एक दूसरा फैक्टर वर्क कर जाता है, और वो फैक्टर ये होता है कि आप उतने कॉन्फिडेंस के साथ में उस प्रॉब्लम को डील ही नहीं कर पाते। कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए ना, तो सीधा सिंपल सा ये होगा, पूरी बुक पढ़ लेते हैं, इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, ये यूनिट को छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ तो किसी प्रॉब्लम से भागना तो सोल्यूशन हुआ नहीं किसी चीज़ का। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको बता रखी है कि ये जो इनएडिक्वेट प्रिपरेशन होती है ना, कि किसी प्रॉब्लम को, सिचुएशन को डील ना करना, वो भी विद कॉन्फिडेंस, तो इसकी वजह से बच्चों में ये लैकनेस देखने को मिलती है। और ये इसलिए नहीं होती कि लर्निंग कैपेसिटी नहीं है। अगर आपको कोई आंसर है डिफ़िकल्ट लग रहा है, लर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन है ना कि आप उसको बार बार पढ़ें, तो आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। बार बार आप उसको लिखें। लेकिन ऐसा ना करके हम क्या करते हैं, उस चीज़ को छोड़ देते हैं, तो उससे भी डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं। द इम्पॉर्टेंट आइडिया अबाउट रेडीनेस इज़ दैट इट इज़ नॉट अ फिक्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चाइल्ड। ये जो क्वेश्चन है ना, यहीं से इस आप आंसर को पिक कर सकते हैं। तो ये फिक्स कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बट अ हाईली वेरिएबल फैक्टर क्लोजली लिंक टू अ पर्टिकुलर टॉपिक। और ये हाईली वेरिएबल फैक्टर है, मतलब कि हो सकता है कि जिसको कभी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा हो जो उस बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, या फिर टीचर का तरीका इतना अच्छा हो कि वो एकदम से उसके दिमाग में घुस जाए। A child might be unclear about certain points of grammar, she and living in, मतलब कि देखिए यहाँ पे क्या बता रखा है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो भी बच्चा है उसको ग्रामर के कुछ पॉइंट्स में डाउट हो, और 9th 10th यहाँ पे आपको चीज़ें बता रखी हैं। बट मतलब कि जो ही शीट लगाते हैं, या जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, उनमें कोई डाउट रह जाए, तो भी चीज़ें आपको सेंटेंस टफ लगने लग जाते हैं। बट द सेम चाइल्ड माइट नॉट मोस्ट द वर्ड्स इन अ स्टोरी और पोएम दैट कम्स इन द सेम टेक्स्ट बुक यूनिट। और पॉसिबिलिटीज़ है कि मानिए उसकी ग्रामर किसी की वीक हो, लेकिन हो सकता है कि उस बच्चे को जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, या जो भी वर्ड स्टोरी या पोएम में दे रखे हैं, तो उनसे वो फेमिलियर। तो हर किसी का ना अपना एक पॉजिटिव साइड होता है, और हर किसी का अपने एक नेगेटिव साइड होता है। मतलब कि हर किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग होती हैं। In order, subject 2 will find children having difficulties with ideas related to one topic, but at the same time learning quite happily in other area. अब पॉसिबिलिटीज़ है, किसी को कोई सब्जेक्ट बुरा लगता है, लेकिन हो सकता है कि उसका कोई जो दूसरा सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा हो, उसमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो ये चीज़ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे यूजुअली जिन गर्ल्स के पास में बायो होती है ना, उनकी फिजिक्स बहुत वीक होती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो नालायक है या उनको समझ में नहीं आती चीज़ें। हो सकता है कि उनकी फिजिक्स वीक हो, लेकिन उनकी बायो इतनी अच्छी होगी, जो फिजिक्स वाले बच्चे उनके कंपैरिजन में बायो में वो उनको टक्कर ही ना दे सके। तो हर चीज़ का अपना एक स्ट्रेंथ होती है, हर की अपनी एक वीकनेस होती है, तो हमें उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, स्ट्रेंथ को और बूस्ट करना चाहिए, और जो वीकनेस है उस पर इतना वर्क करना चाहिए कि वो भी आपकी जो स्ट्रेंथ है उससे मैच कर सके। Thus the factor of low readiness which come in different lessons and subject is not related to any basic ability or capacity। तो जो readiness की जो difficulty है ना, वो कोई ability या capacity के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये ओवरऑल एक इंटरेस्ट के ऊपर बात करती है, और इसलिए ये एक तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है, फिक्स कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसी भी बच्चे की। सो गाइज, आपकी चेक योर प्रोग्रेस 1 मैंने कंप्लीट करवा दी है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसके बाद में हम इस की चेक योर प्रोग्रेस का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब पहले मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवा देती हूँ। इसी में वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, नो डाउट, लेकिन फिर भी जितना मैक्स टू मैक्स आप कर सकते हैं उतना कर लीजिए। और रही बात इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो मैं ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी एक वीडियो में अपलोड करूँ, हर एक चैप्टर के लिए, हर एक यूनिट के लिए। लेकिन ना इसमें जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं ना, वो साइट्स पे मिल नहीं रहे हैं, और काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ मेरे को फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन फिर भी हाँ, वर्क ऑन प्रोग्रेस है कि मैं जल्दी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँ जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हों। अब करते हैं चेक योर प्रोग्रेस 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपको, वाई डू स्टूडेंट्स लूज इंटरेस्ट इन स्कूल वर्क इन जनरल। जो स्कूल वर्क होता है उसमें जो बच्चे हैं ना, उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे लूज क्यों होने लग जाता है। व्हाट कैन द टीचर्स डू टू हेल्प देम रिन्यू देयर इंटरेस्ट इन देयर सब्जेक्ट। और टीचर्स क्या कर सकते हैं उस बच्चे का उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या इंडिविजुअल सब्जेक्ट में वापस से इंटरेस्ट को लाने के लिए। सो अगेन इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 20 पे, और वहाँ पे आपको कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये रहा चेक योर प्रोग्रेस 2 में, यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। चेक योर प्रोग्रेस 2 में एक ही क्वेश्चन गिवन है, तो इसका आंसर आप देखिए। हेयर आर सम क्लूज, किस किस वजह से बच्चे का इंटरेस्ट स्कूल में कम हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम हो सकता है। तो देखिए, जब आप खुद आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आप खुद को इमेजिन करिए, इंटरेस्ट की बात कब आती है, जब आपको कहीं पे जाना अच्छा तब लगेगा ना, जब वहाँ पे आपके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा हो। स्कूल में मानिए कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है, टीचर से आपको हर वक्त डांट सुनने को मिलती है, आपके फ्रेंड्स इतने अच्छे नहीं हैं, टीचर्स ने आपको पॉइंट आउट किया हुआ है, और टेस्ट में बाकी सब चीज़ों में आपके मार्क्स बहुत कम आते हैं, PTM में आपकी लंका लग जाती है।
तो ऐसी सिचुएशन में आपको स्कूल में इंटरेस्ट आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा। स्कूल क्या, इवन कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे बार बार आपको सुनने को मिले, आप बार बार आपकी बात रिस्पेक्ट पे आती है, इंसल्ट होती है, तो वहाँ पे जाने का मन ही नहीं करेगा। और कोई काम जिसमें आपको बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, उसको बार बार भी करने के बाद भी आपको नहीं हो रहा, तो वो काम आपको ऑब्वियसली करना पसंद नहीं होगा। तो यही वजह होती है। यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं जिसकी वजह से किसी बच्चे का स्कूल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। फर्स्ट तो ये कि सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगने लग जाए, या फिर एक्चुअल जो हेल्प टीचर्स और फ्रेंड से मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, सिर्फ दिखावे वाली हेल्प मिल रही है कि टीचर ने आया, पढ़ाया और गए, फ्रेंड्स ने भी दिखाया और बताया और उसके बाद में निकल गए, आपकी कोई हेल्प नहीं हुई। समटाइम्स अदर स्टूडेंट्स मेक फन ऑफ सच स्टूडेंट्स, मतलब कोई स्लो लर्नर है, कोई वीक बच्चा है, तो क्लास में उसका मजाक बनने लग जाए, या फिर जो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे कम होने लग जाए, मोरल बूस्ट खत्म होने लग जाए। तो इन सब वजह की वजह से एक बच्चे को स्कूल का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होता हुआ देखने को आपको मिलता है। अब सेकेंड पार्ट था इसमें, जो टीचर्स हैं वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं। नाउ टीचर्स कैन प्रोवाइड इंटेंसिव इंडिविजुअल अटेंशन टू दोज स्टूडेंट्स, और जो टीचर्स है ना, जो बच्चा वीक है, जो टॉपिक वीक है, जो सब्जेक्ट वीक है, उनके लिए वो इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हैं कि दोबारा से वो बच्चा उन टॉपिक्स को कवर करे, या फिर जो सिलेबस है और जो मटेरियल है उसको, कंटेंट को जितना ईजी से ईजी या मिनिमम टू मिनिमम करके वो बच्चे को दिया जा सके कि वो इतना स्कोर कर ले उसमें, तो वो भी बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और एक सिंपैथेटिक और सेंसिटिव होना चाहिए स्टूडेंट्स के अगेंस्ट। मतलब जो टीचर्स होते हैं ना, कई बार होता है टीचर्स ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे उनको काम रहना चाहिए और जितना सिंपैथी और सेंसिटिविटी के साथ में बच्चे को टैकल कर पाएँ, इंटरेस्ट को डेवलप कर पाएँ, तो वो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे बन जाती है। सो गाइज, इसके साथ में चेक योर प्रोग्रेस का पीछे से तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं, ये भी आप पॉइंट्स अपने इसमें आंसर में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज अ टीचर्स नीड टू कन्वे टू वीक स्टूडेंट्स दैट दे आर अवेयर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब कि एक 30 या 40 स्टूडेंट्स की क्लास में टीचर को पता चल जाता है कि कौन बच्चे को कितना समझ में आ रहा है और किसको कितना समझ में नहीं आ रहा है। तो उसमें टीचर्स ये कर सकते हैं कि वो जो स्पेशल स्टूडेंट्स है या जो वीक स्टूडेंट्स है उनका इंटरेस्ट डेवलप किया जाए, छोटे छोटे टेस्ट लेके उनमें अच्छा स्कोर उनसे करवाया जा सकता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करा जा सकता है, उनको ये चीज़ रियलाइज़ करवाई जा सकती है कि हाँ वो उस चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक टीचर मोरल को बूस्ट कर सकता है। एनकरेजमेंट कैन बी शोन इन मैनी स्मॉल वेज, मतलब उनको एनकरेज किया जा सकता है। मानिए 2-2, 3-3 आंसर्स दिए लर्न करने के लिए और बच्चे ने उसको अटेम्प्ट करने का ट्राई किया, तो आप उनका मोरल बूस्ट कर सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छा इस बच्चे ने किया है। पूरी क्लास के सामने इंसल्ट करने से बेटर है कि आप उनको इस तरीके से मोटिवेट करें ताकि वो भी आगे उसमें लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाएँ। फीलिंग ऑफ बीइंग केयर्ड फॉर मैटर्स ग्रेटली टू सच चिल्ड्रन नीड टू फील दे आर वेलकम इन स्कूल एंड क्लास एंड ऑल्सो दैट दे आर रिस्पेक्टेड। और चिल्ड्रंस को, मतलब बच्चों का जो इंटरेस्ट कम हो रहा है उसको अगर आपको वापस से रीगेन करना है तो उसमें आप ये चीज़ कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को ये फील होना चाहिए कि उनका स्कूल में वेलकम है, क्लास उनके लिए कोई बर्डन नहीं है, टीचर्स उनके लिए बर्डन नहीं है, होमवर्क कोई बर्डन नहीं है, वो एक उनकी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी है और उनके लिए आगे भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और स्कूल में उनको हर तरीके की केयर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो ये चीज़ बच्चे को फील करवाना बहुत ज़रूरी होता है। द जेंटल प्रेशर द फील शुड बी टू ट्राई एंड कीप ट्राइंग एंड नॉट नेसेसरी टू बी सक्सेड। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस मिले ही मिले, बट ट्राई करते रहना चाहिए लास्ट टाइम तक कि क्या पता कुछ अच्छा ही आप उसमें अचीव कर लें। वैसे तो ये जो बुक है, ये यूनिट है ना, इसमें आपको आंसर्स को समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं आता हो, डाउट हो, तो फिर भी मैं आपको पॉइंट्स कुछ मार्क करके समझा दूंगी। अपना बेस्ट दे रही हूँ इस बुक के साथ में। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चेक योर प्रोग्रेस 3 से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।